सो गैलीलियोस कंसेप्ट की स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता तब तक तो वो ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं। यानी कि ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से बाद में भी मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक बॉल ली और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर हमने एक बॉल को यहाँ से फेंका तो उधर तक वो आगे जा ही रही है, क्योंकि अब हम उसे ऐसा तो करेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉल है तो हमें उसे एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, फिर वो वेलोसिटी से मूव करेगी, फिर एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, फिर आगे मूव करेगी। नहीं, हम उसे एक बार फोर्स दे चुके होंगे, उसके बाद वो मूव ही करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसे रोके ना। तो यानी कि अगर हमने कोई बॉल को थ्रो किया तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती ही रहती है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो मान लिया कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे तक मूव करती है, लेकिन अगर उसके आगे मतलब ओपन एरिया है, कोई बॉल नहीं आ रही है या कोई उसे रोक नहीं रहा है, फिर भी तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने पर रुक जाती है। तो वो रुकती क्यों है? क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है बट वो हमें दिखाई नहीं देता। वो एक्सटर्नल फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो यानी कि जो हमारी सरफेस है वो हमारी प्लेन सरफेस है और उस पर बॉल वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब एक्ट करता है तो वो बॉल वहाँ पे रुक जाती है। अब इसके लिए गैलीलियो गैलीली, जो कि एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बताया इस स्टेटमेंट को। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब वो हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। ओके, देन वी विल सी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं स्टेटमेंट रफ कर देती हूँ। देन फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इस तरह से दो इंक्लाइंड प्लेन लिए जो कि सेम एंगल पर इंक्लाइंड थे। सपोज दिस, ओके, यहाँ पे कोई भी एंगल है थीटा, थीटा मीन्स एनी एंगल यू कैन टेक एंड द सेम एंगल इज हियर। और उन्होंने क्या किया, सपोज इसका नाम दे देते हैं ए बी एंड दिस प्लेन इज बी सी, और ये तो सरफेस ही है। अब इसको मिरर कंसेप्ट से मत समझिएगा, ये जस्ट एक प्लेन है, उसके ऊपर इंक्लाइन प्लेन है। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर बॉल थी, बॉल को एक वेलोसिटी से उनको, मतलब बॉल को यहाँ से उन्होंने छोड़ा और देखा कि जो बॉल है वो इस तरह से सेम डिस्टेंस पे जाके वहाँ पे सेम हाइट उसने कवर की। यानी कि जिस हाइट से उसे फेंका गया उतनी ही हाइट उसने वहाँ पे ट्रेवल की। उसके बाद अल्टीमेटली वो नीचे तो आएगी, ये तो पता ही है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि इंक्लाइंड प्लेन्स लिए थे, वहाँ से बॉल को छोड़ा तो वो सेम हाइट पे, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट हम मान लेते हैं कि सपोज इस बोर्ड के लिए हम ले लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर है, तो वो 10 सेंटीमीटर तक ही हाइट पर अप्रॉक्स गई थी। ये सिर्फ समझने के लिए था, ये 10 सेंटीमीटर था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ये जो सेकेंड प्लेन है इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इसका इंक्लिनेशन डिक्रीज कर दिया, यानी ये जो एंगल था इसको थोड़ा सा डिक्रीज करा। तो बी पार्ट में जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये सरफेस है, प्लेन है, ये तो सेम ही एंगल पे था, जिस एंगल पे था ये उसी एंगल पे रहा, लेकिन बाद में ये एंगल थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। यानी कि ये पहले इस तरह
था, इस तरह से था, लेकिन बाद में इसे थोड़ा सा डाउन कर दिया। ये कोई दूसरा एंगल है, θ1, यहाँ पे θ2 ले लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बॉल को सेम तरह से फेंका, जैसे यहाँ पे फेंका था, ड्रॉप किया। तो जब बॉल को ड्रॉप किया तो उस समय उन्होंने देखा कि ये बॉल कुछ ज़्यादा दूर तक चली गई इस प्लेन में, यानी कि अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की हाइट से उन्होंने फेंका तो वहाँ जाने तक वो मोर देन 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। तो इसमें से उन्होंने देखा कि हाँ, हमने इंक्लिनेशन एकदम इक्वल रखा था, इक्वल हाइट पे वो गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लिनेशन डाउन किया तो थोड़ी ज़्यादा हाइट पे गई। अब उन्होंने इस वाली प्लेन को, यानी कि ये हमारा ए था, बी एंड सी, बी सी प्लेन को एकदम जो नीचे वाला प्लेन है उसके इक्वल रख दिया। यानी कि जो सी डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारा प्लेन है, ये अभी भी प्लेन ही है, इस तरह से ये भी प्लेन है, और यहाँ पे सेम ही इंक्लिनेशन हर जगह रखा है, दैट इज थीटा। बट इस बार जो BC है वो इस प्लेन पर लाई करता है। सपोज इट इज A, इट इज B एंड दिस इज C। अब उन्होंने क्या देखा, सेम तरीके से जैसे वो हमेशा करते थे, बॉल को ड्रॉप उन्होंने उसी तरह से किया, सेम वेलोसिटी से गई, बट वो अब ज़्यादा ही देर तक आगे चली गई, यानी उसने मोर देन दैट डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने मोर देन दैट डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से जब तक उसे कोई फोर्स रोके ना। इसीलिए तो ये बॉल तब तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसे रोक ना दे, और उसे एक्सटर्नल फोर्स ने रोका भी तो वो फ्रिक्शनल फोर्स था, और या फिर आगे कोई बॉल आ गई हो तब वो रुकी हो। तो ये थे उनके एक्सपेरिमेंट, और इनसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ऑब्जेक्ट्स कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। ओके, सो दिस वाज गैलीलियोस कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हम क्लास 9th में भी पढ़ रहे हैं और क्लास 11th में भी हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो लॉज ऑफ मोशन यानी कि ऐसे लॉज जो मोशन को अप्लाई करते हो, यानी मोशन पे अप्लाई होते हों। सो हम इसमें फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जैसे कि चैप्टर का नाम है, बट हम इतना पार्ट कवर कर चुके हैं, तो अब हमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड 3. There are 3 laws of motion. Okay, so we will talk one by one. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा कि मोशन होता क्या है, और उसमें रेस्ट हम किसे कहते हैं, और एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मोशन किसे कहते हैं। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें पता होना चाहिए रेस्ट मतलब एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट when it does not change its position with respect to time. Okay, first law of motion says that if an object is in rest state, it will remain in its rest position, and if it is moving with a constant or uniform velocity, it remains in its uniform velocity until and unless an external force is applied on it. Means अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे, यानी एक ऑब्जेक्ट टेबल पे रखा हुआ है, हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कि टेबल पे रखा हुआ है। अब जब तक मैं जाके उस ऑब्जेक्ट को हिला ना दूं तब तक क्या वो हिलता है? नहीं हिलता है। यानी कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until an external force is applied. सेकेंड कंडीशन हम देखेंगे मोशन के लिए, जैसे कि अभी बॉल के लिए हमने देखी थी कि ये बॉल है, पर अब बॉल नहीं लेते, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कार है हमारे पास, अब
कार इज मूविंग, अब कार में तो हम अंदर ड्राइवर भी होता है, तो हाँ ड्राइवर चेंज कर सकता है पर उसकी स्पीड और ये सब, बट अगर हम एक कांस्टेंट इसको स्पीड से मूव करता हुआ देख रहे हैं, तो जब तक आगे कोई वॉल ना आ जाए या आगे कोई हिंड्रेंस नहीं आ जाए, तो तब तक ये रुकेगी थोड़ी कार, ये तो चलती ही रहेगी। बट कार एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो हम ले सकते हैं बॉल का एग्जाम्पल। ओके, हमने बॉल को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंका, वो आगे तक जाती ही रहेगी जब तक उसके पाथ में कोई हिंड्रेंस नहीं आ जाए, यानी बॉल आ गई तो बॉल वहाँ पे रुक गई, या फिर नहीं भी आई तो जैसे मैंने बताया फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा तो वैसे भी रुक जाएगी। यानी कि हम इसमें ये देख रहे हैं एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स in its state of rest or of motion until an external force is applied on it. So अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में हम लिखेंगे मेरे पास एक और स्टेटमेंट लिखी है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of push or pull which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of an object which acts on it. बट हम इसको इतना बड़ा नहीं लिखने वाले, हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सिंपली लिखेंगे an object at rest। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकती क्योंकि इसको हम समझ के लिख सकते हैं। an object at rest or of uniform motion remains in the same state until an external force acts on them or until an external force is applied. Okay, so an object at rest or of uniform motion remains in the same state until an external force is applied. So this is the first law of motion.